नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र के इस व्याख्यान श्रृंखला में आज मेरा व्याख्यान विद्यापति की पदावली स्त्री की नजर से विषय पर है। इस विषय पर हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ प्रवेश करते हैं। सबसे पहला और प्रासंगिक प्रश्न तो यही है कि विद्यापति के पदों के कई संग्रह जब पहले से ही मौजूद थे, जिसमें बिहार राष्ट्रभाषा के 3 संग्रह हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बहुचर्चित संग्रह है, नागार्जुन जी का संग्रह है, महेंद्रनाथ दुबे जी का संग्रह है, फिर एक और संग्रह की जरूरत क्यों पड़ी विद्यापति के पदावली की? या फिर यूं भी कह सकते हैं कि विद्यापति की पदावली को स्त्री की नजर से देखने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब इतनी आलोचना मौजूद है, इतने संपादित ग्रंथ मौजूद हैं विद्यापति की पदावली पर। सब इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा, ये समझना होगा कि अब तक की हिंदी आलोचना में विद्यापति की पदावली का केंद्रीय विषय प्रेम को माना गया है। राधा कृष्ण का प्रेम ही यहाँ सर्वोच्च माना गया है और है भी। राधा कृष्ण का प्रेम विद्यापति की पदावली का एक मुख्य विषय है। लेकिन जब आप विद्यापति की पदावली को पूरा पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के दूसरे भाग को, दूसरा भाग इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पहले भाग में नेपाल में पाए जाने वाले पदों का संग्रह है और तीसरे भाग में बंगाल में पाए जाने वाले पदों का संग्रह है। दूसरा भाग मिथिलांचल में पाए जाने वाले पदों का संग्रह है, इसलिए दूसरा भाग ही साहित्य में ज्यादा पढ़ा जाता है। तो विद्यापति की पदावली के दूसरे भाग में, जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित है और सर्वाधिक प्रामाणिक है, विद्यापति की पदावली के इस दूसरे भाग में पदों की संख्या 375 है। इन 375 पदों में से 171 पद राधा को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। 96 पद दूती के लिए हैं, 71 पद सखी के लिए हैं, 20 पदों में कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण को केंद्र में रखकर 20 पद लिखे गए हैं, 9 पदों में प्रकृति वर्णन है और शेष में देवी देवताओं की स्तुतियां हैं। कोई चाहे तो गिनकर देख सकता है। अब राधा से संबंधित पदों को जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि विद्यापति की पदावली का केंद्रीय विषय राधा है, राधा का पूरा व्यक्तित्व है और प्रेम उस व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण आयाम है। लेकिन प्रेम ही प्रतिपाद्य विषय है ऐसा नहीं है, राधा प्रतिपाद्य विषय है, राधा का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रतिपाद्य विषय है। अब तक किसी भी पूर्ववर्ती हिंदी के आलोचक का ध्यान इस ओर नहीं गया था। क्यों नहीं गया था, कहने की जरूरत नहीं है। प्रश्न उठता है कि स्त्री दृष्टि जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है किसी भी साहित्यिक कृति को एक स्त्री की दृष्टि से देखने की। इस संदर्भ में मैं केट मिलेट का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने 1969 में द सेक्सुअल पॉलिटिक्स एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि अधिकांश साहित्यिक कृतियां, कलाकृतियां पुरुषों द्वारा रचित हैं और जब स्त्री इस ग्रंथों को पढ़ती है, इन कलाकृतियों को देखती है, तो कई ऐसे आयाम, कई ऐसे पहलू नजर आते हैं जिस पर लोगों का ध्यान गया ही नहीं है। इसे ही फेलोसेंट्रिक क्रिटिसिज्म कहा गया। उन्होंने कहा फेलोसेंट्रिक क्रिटिसिज्म, जिसमें किसी भी पूर्वरचित साहित्यिक रचना
या कलाकृति को जब स्त्री पढ़ती या देखती समझती है और उस पर विचार करती है तो सच्चाई के जो पहलू सामने आते हैं उसको लेकर जो आलोचना होती है वो फेलोसेंट्रिक क्रिटिसिज्म है, जिसका काफी प्रचलन है। अब हम लोग अपने विषय पर इसलिए जरूरी है एक स्त्री की नजर से देखने की, किसी भी कलाकृति को, किसी भी ग्रंथ को देखने की। अब हम लोग विद्यापति के राधा पर आते हैं। विद्यापति की पदावली स्त्री की नजर से मैंने ये पुस्तक संपादित की और इसमें राधा के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को लेकर अध्यायों का वर्गीकरण किया गया। उदाहरण के लिए राधा के व्यक्तित्व में जो स्वमान है, व्यक्ति स्वातंत्र है, उसको लेकर उससे संबंधित जितने भी पद थे उन पदों को एक शीर्षक देकर अपने अपन करब अवधान के अंतर्गत रखा गया। इसी प्रकार राधा का जो परकीया रूप है उसे एक शीर्षक देकर तोहे पर पुरुष हमहु पर नारी के अंतर्गत रखा गया। इस तरह से राधा के व्यक्तित्व के जितने भी आयाम हैं उन आयामों से हिंदी साहित्य का परिचय पहली बार मेरे विद्यापति के पदावली को पढ़ने पर सामने आया, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये है स्त्री नजर की आवश्यकता, ये है स्त्री नजर की जरूरत। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे प्रश्न को लेते हैं। विद्यापति की पदावली का प्रतिपाद्य विषय प्रेम, इस प्रेम को लेते हैं। निश्चित रूप से एक युवक और युवती के प्रेम के विविध पहलुओं का, प्रेम के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म पहलुओं का, आयामों का जितना सुंदर चित्रण विद्यापति की पदावली में है वैसा अन्यत्र मुश्किल से ही मिल पाता है। और विद्यापति की पदावली की लोकप्रियता का राज भी यही है। यहाँ राधा और कृष्ण अपने से जुड़े मिथकीय चरित्र, मिथकीय स्वरूप को छोड़कर ईश्वर का जो एक मिथक जुड़ा हुआ है राधा और कृष्ण के साथ, ईश्वरीय आभा मंडल को छोड़कर राधा और कृष्ण यहाँ पर एक सामान्य युवक और युवती के रूप में नजर आते हैं और उनकी जो रति क्रियाएं हैं, रति क्रियाओं का जो वर्णन है, यौन क्रियाओं का जो वर्णन है, उन वर्णनों से पाठक अपने अनुभवों को जोड़ता है और अपने अनुभवों को जोड़कर उस रस या आनंद को प्राप्त करता है। विद्यापति की पदावली की लोकप्रियता का राज भी यही है। क्यों विद्यापति ने ऐसे पदों की रचना की? क्योंकि सामंती युग में जहां राजाश्रय में काव्य लिखे जा रहे थे, राजा के और दरबारियों के मनोरंजन के लिए काव्य लिखे जा रहे थे, वहां वही विषय वस्तु सर्वाधिक उपयुक्त था जो लोगों का मनोरंजन करे, जो लोगों को रस या आनंद प्रदान करे। निश्चित रूप से इस तरफ नागार्जुन ने भी अपनी विद्यापति के गीत की भूमिका में इस ओर संकेत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो बहुत ही चर्चित स्टेटमेंट है जिसे मैं बार बार कोट करती हूँ, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं और इसी चश्मे से बार बार ग्रंथों को देखा जाता है। विद्यापति की पदावली को भी इसीलिए कृष्ण और राधा के प्रेम को एक ईश्वरीय प्रेम के रूप में देखा गया है, ऐसा उन्होंने लिखा है और सारे लोग इससे अवगत हैं। अब हम लोग प्रेम की बात कर रहे थे कि विद्यापति की पदावली में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, एक सामान्य युवक और युवती के रति क्रियाओं का, यौन क्रियाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण है। प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। प्रेम के शारीरिक पक्ष का बहुत ही सुंदर चित्रण विद्यापति की पदावली में किया गया है, लेकिन मानसिक पक्ष एक सिरे से गायब है। शायद ही कोई ऐसा पद हो जिसमें प्रेम की मानसिक अवस्थाओं का युवक और युवती, चूंकि यहाँ युवती ही नायक है, राधा नायक है,
राधा ही केंद्र में है, तो शायद ही कोई ऐसा वर्णन हो जिसमें राधा शायद ही कोई ऐसा पद हो जिसमें राधा के प्रेम के मानसिक पक्ष का वर्णन नजर आता हो। कहा यही जाता है कि जैसे जैसे प्रेम परवान चढ़ता है, वैसे वैसे प्रेम का मानसिक पक्ष प्रमुख होता चला जाता है और शारीरिक पक्ष गौण होता चला जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति मानसिक पक्ष का तो वर्णन ही नहीं है, जबकि अवकाश था। राधा जब कृष्ण से मान करती हैं, कृष्ण से रूठी हैं, उस समय राधा स्मृतियों में जा सकती थी। उस समय तरह तरह से कृष्ण को लेकर उनकी आशाएं आकांक्षाएं सामने आ सकती थी, लेकिन वहां सामने क्या आया है? सामने आई है दूती अपनी बातों को लेकर, सामने आई है सखी समझाने बुझाने को लेकर। प्रेम का मानसिक पक्ष विद्यापति की पदावली में एक सिरे से गायब है। और प्रेम में मानसिक पक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है, इसे अगर किसी को जानना हो तो बर्ट्रेड रसेल की पुस्तक 1967 में आई थी, वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। उसमें प्रेम के विविध पहलुओं का, विशेष रूप से मानसिक पक्ष का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि प्रेम में मानसिक पक्ष कितना महत्वपूर्ण है। जो बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ वो यह कि विद्यापति की पदावली के संयोग और वियोग का वर्णन तो काफी आलोचकों ने किया है कि विद्यापति की पदावली, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कि संयोग का उत्कृष्ट रूप यहाँ राधा और कृष्ण के संयोग पक्ष का उत्कृष्ट रूप इन पदों में देखने को मिलता है। महेंद्र नाथ दुबे ने अपने शोधपरक कार्य गीत विद्यापति, उनकी संपादित पदावली का नाम है, अपनी शोधपरक पुस्तक में की लंबी भूमिका लिखी। 85 पेजेस की ये लंबी भूमिका है। उसमें उन्होंने उदाहरण के साथ दिखाया है कि पदावली में वियोग के पदों की प्रधानता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि पदावली संयोग का नहीं बल्कि राधा और कृष्ण के वियोग का काव्य है, वियोग रस की इसमें प्रधानता है। तो आलोचकों का ध्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राकथन में इस बात का उल्लेख किया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि आलोचकों का ध्यान संयोग और वियोग पक्ष की ओर गया, लेकिन इस पक्ष की ओर नहीं गया कि प्रेम का मानसिक पक्ष विद्यापति की पदावली में उपस्थित नहीं है। जब मैंने विद्यापति की पदावली को पढ़ा तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। और क्यों गया जाहिर है इसी के लिए ये व्याख्यान है कि क्यों गया। मैंने एक जिस नजर से देखा उस नजर का अभाव था। अब शारीरिक प्रेम की ओर आते हैं क्योंकि उसी की प्रमुखता है। आप अगर पढ़ेंगे और इस दृष्टि से पढ़ेंगे कि मुझे शारीरिक प्रेम, राधा और कृष्ण की जो रति क्रियाएं हैं उसका चित्रण है, उसको देखना और समझना है, तो आप देखेंगे कि एक ही बात, एक ही निबी, एक ही नितंब, एक ही स्तन का बार बार अलग अलग शब्दों और अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया गया है। उसमें एक रूपता है, कई बार उबाऊपन की हद तक एक रूपता है। और ये एक रूपता क्यों है, इसकी तरफ फ्रेंच नारीवादियों ने, जिसमें हेलेन चिस्को और लुइस इरिगेरे हैं, ने कहा कि पुरुष में एक ही यौनांग होता है, इसलिए यौन से संबंधित उसके अनुभव एक रूप होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। अनुभव की जो विविधता स्त्री अपने यौन क्रिया में महसूस करती है, वह विविधता पुरुष के यौन चित्रण में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्त्रियों के एक से अधिक यौनांग होते हैं और प्रेम की विविधता, प्रेम के स्वरूपों की विविधता जितनी अधिक स्त्रियों में होती है उतना पुरुषों में नहीं होता है। तो इसलिए विद्यापति की पदावली में
उसका जो शारीरिक प्रेम का पक्ष है उसमें भी एक रूपता नजर आती है, वो आप देख सकते हैं। और क्यों नजर आती है, लोगों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? जाहिर है कि उस दृष्टि से देखा ही नहीं गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे प्रश्न को लेते हैं। राधा का सौंदर्य। पदावली को अपरूप का काव्य कहा गया है, सौंदर्य का काव्य है। राधा का सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य यहाँ आता है। सौंदर्य के परंपरागत प्रतिमानों से लेकर नौ गठित प्रतिमानों, कई नए प्रतिमान सौंदर्य के विद्यापति ने गढ़े हैं, स्त्री सौंदर्य के। और इस संदर्भ में नए नए प्रतिमानों को गढ़ने में विद्यापति का कोई सानी नहीं है। आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि परंपरागत प्रतिमानों के साथ सौंदर्य के नए प्रतिमान विद्यापति ने गढ़े हैं अपनी पदावली में स्त्री सौंदर्य को लेकर। अब थोड़ा सा इस सौंदर्य वाले पक्ष पर हम लोग बात करते हैं। जिस तरह से प्रेम के दो पक्ष होते हैं, शारीरिक और मानसिक, उसी तरह से सौंदर्य के भी दो पक्ष होते हैं, रूप और गुण। रूप सौंदर्य का तो बहुत सुंदर चित्रण आपको पदावली में देखने को मिलेगा। शायद ही इसका कोई पक्ष विद्यापति की लेखनी से अछूता रह गया हो। लेकिन गुण, अगर आप विद्यापति की पदावली को राधा के गुण ढूंढने के लिए बैठें कि राधा में कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि व्यक्तित्व की पूर्णता तो रूप और गुण दोनों से होती है, बल्कि कई मायनों में अगर आप देखें तो गुणों के बिना व्यक्तित्व अधूरा होता है। लेकिन राधा के गुण विद्यापति की पदावली में एक सिरे से गायब है ही नहीं। व्यक्ति स्वातंत्र की बात मैं करूंगी, इसे अगर आप गुण कह सकते हैं या गुण है तो ये है विद्यापति की राधा में। लेकिन व्यक्तित्व के और गुण जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है, वह विद्यापति की राधा में एक सिरे से अनुपस्थित है। भरत मुनि ने जिन अष्टनायिकाओं की चर्चा की है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जिन अष्टनायिकाओं की चर्चा की है, उन अष्टनायिकाओं को पुरुष सापेक्ष रखा है, अर्थात उन नायिकाओं का पुरुषों के बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जबकि दूसरी ओर उन्होंने जिन 4 नायकों की चर्चा की है, धीरोदात्त, धीरोधत, धीर प्रशांत और धीर ललित, वो चारों नायक गुणों से नायक हैं। अपने गुणों के कारण उनका यह नाम दिया गया है। जबकि जो नायिकाएं हैं, विप्रलब्धा, विरहोत्कंठिता, स्वाधीन भारतुर्का, खंडिता, ये जो अभिसारिका, ये जो 8 नायिकाएं हैं, ये नायिकाएं पुरुष सापेक्ष हैं। इनका अपना अलग से कोई गुण नहीं है भरत मुनि के नायकों की तरह। तो नायिकाओं के सिर्फ शारीरिक सौंदर्य की ओर ही ध्यान जाए किसी भी लेखक का, और विद्यापति का अगर ध्यान गया, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य लगता नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब किसी भी हिंदी के आलोचक का ध्यान इस ओर नहीं गया। मेरा ध्यान गया कि राधा के शारीरिक सौंदर्य के साथ उसका गुण तो यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया है। क्यों गया, इसे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा ध्यान क्यों इस तरफ गया। और स्त्री चाहती है कि उसके गुणों की चर्चा हो, और आज की स्त्री, आधुनिक स्त्री, पढ़ी लिखी शिक्षित स्त्री, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्त्री नहीं, वो तो चाहती ही है।
बल्कि सभ्यता के प्रारंभ से स्त्री चाहती है कि उसके गुणों की चर्चा हो, उसके सौंदर्य, उसके शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ। और उसकी यह चाहत ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूत्र में रोमशा के उद्घोष में सुना जा सकता है, जिसमें रोमशा कहती है कि हे राजन, मेरे गुणों की तरफ ध्यान दो, जिसमें मैं तुमसे कतई कमतर नहीं हूं। तो हर स्त्री की आकांक्षा होती है कि उसके गुणों से उसे जाना जाए, उसे पहचाना जाए। लेकिन विद्यापति की पदावली में राधा के गुणों को अगर आप ढूंढने निकलें सौंदर्य के नाम पर, तो वो गुण दिखाई नहीं देते हैं। और सौंदर्य की जिन प्रतिमानों का उन्होंने प्रयोग किया है, विद्यापति ने प्रयोग किया है, वह सब परंपरागत प्रतिमान है। जैसे कमर इतनी पतली हो कि अंगूठी जैसी पतली कमर। अब अंगूठी जैसी पतली कमर जैसे प्रतिमानों को देखकर ही सेंड्रा ब्रटेक ने कहा कि ऐसे ऐसे प्रतिमान पुरुषों ने स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य को लेकर गढ़े हैं कि स्त्रियां उन प्रतिमानों को पूरा करने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देती हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रतिमान हैं जो कभी पूरे किए ही नहीं जा सकते हैं। स्त्री चाहकर भी अपनी कमर को अंगूठी के समान पतली जिसमें नहीं बना सकती है। अब सुमेरु पर्वत जैसे स्तन ये सुनने में अच्छे लगते हैं और हमारा साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य या किसी भी भाषा का साहित्य रंगा पड़ा है। लेकिन जर्मेन ग्रियर ने, यहाँ जर्मेन ग्रियर मुझे याद आ रही हैं, जर्मेन ग्रियर ने बहुत सुंदर लिखा कि स्तनों की जो चर्चा हमारे साहित्य में की गई है, सुंदर से सुंदर वक्षों की जो चर्चा की गई है, वैसे वक्ष क्या वास्तव में होते हैं? और होते भी हैं तो सृष्टि ने जिस कारण से इन वक्षों को, इन स्तनों को बनाया है, अर्थात स्तनपान, नवजात शिशु के लिए दुग्धपान, उसके पूरा होते ही उसकी जो स्थिति होती है, वह जो स्वरूप ग्रहण कर लेता है स्तनपान के पश्चात, वह क्या उन स्तनों से, उन वक्षों से मेल खाता है, जिसकी चर्चा हमारे साहित्य में की जाती है, की गई है। तो शारीरिक सौंदर्य की तरफ भी ध्यान मेरा गया, लेकिन जिन पक्षों को बता रही हूँ उन पक्षों को मैं रेखांकित कर पाई कि ऐसा क्यों है और क्यों कर पाई, क्यों मेरा ध्यान गया, इसकी यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शीर्षक में ही अंतर्निहित है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सौंदर्य से ही संबंधित ये भी बात है, लेकिन दूसरे रूप में। राधा और कृष्ण के यौन क्रिया के पश्चात, रति क्रिया के पश्चात, राधा के रति चिन्हों पर न जाने कितने पद विद्यापति ने लिखे हैं, एक से बढ़कर एक पद। अभी मेरे पास किताब तो है, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए उन पदों को मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप चाहे तो मेरी पदावली में देख सकते हैं। विद्यापति की पदावली स्त्री की नजर से एक शीर्षक के अंतर्गत रति चिन्हों से संबंधित पद एक जगह रखे गए हैं। एक से बढ़कर एक पद राधा यौन क्रिया के पश्चात जो रति चिन्ह राधा के शरीर पर रह गए हैं, उसका विवरण विद्यापति ने अपने पदों में किया है। जैसे खंडित अधर, इन खंडित अधरों पर जब सखी पूछती है राधा से कि तुम्हारे अधर क्यों खंडित लग रहे हैं, तो राधा कहती है कि सूबे ने चोंच मार दिया, इसलिए मेरे अधर खंडित लग रहे हैं। पूछती है सखी कि तुम्हारे स्तनों पर ये निशान कैसा है, तो राधा कहती है कि मैंने ये जो माला पहन रखा है, उस माले को पक्षी ने सर्प समझा और उस पर
ने उस सर्प पर झपट्टा मारा और इससे मेरे स्तनों पर खरोच पड़ गया। तरह तरह के बहाने राधा ने बनाए हैं और बहुत सुंदर रति चिन्हों का, और रति चिन्हों को छिपाने के लिए राधा जो बहाने करती है उसका बहुत सुंदर विवरण विद्यापति की पदावली में है, जो साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से वाकई, काव्यशास्त्रीय दृष्टि से वाकई जिन पदों का बहुत महत्व है। लेकिन जिस कारण से मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ वह कारण कुछ और है। कारण यह है कि जब राधा और कृष्ण दोनों यौन क्रिया में शामिल हैं, जब राधा और कृष्ण दोनों रति क्रिया में शामिल हैं, तो सिर्फ राधा के रति चिन्ह, राधा के शरीर पर उपस्थित रति चिन्ह ही क्यों, कृष्ण के रति चिन्ह क्यों नहीं? पूरी पदावली में एक भी पद ऐसा नहीं है जिसमें कृष्ण के रति चिन्हों का उल्लेख हो। लेकिन आलोचकों का ध्यान इस ओर नहीं गया। रति चिन्हों की चर्चा तो खूब हुई है आलोचना में, लेकिन कृष्ण के रति चिन्ह क्यों नहीं है, उसकी चर्चा क्यों नहीं है, इस ओर किसी भी आलोचक का ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया और मेरा ध्यान क्यों गया, यह बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। अब आगे बढ़ते हैं। स्त्री जाति को लेकर विद्यापति ने जो लिखा है वह कुछ पढ़ने पर लगता है कि विद्यापति एक और राधा जैसी स्त्री का, राधा जैसी, इसके बाद वाला जो पॉइंट मैं लूंगी वो लूंगी राधा के स्वतंत्र व्यक्तित्व को लेकर जो बातें विद्यापति ने कही हैं उसे मैं लूंगी। लेकिन यहाँ कि स्त्री जाति को लेकर विद्यापति की मानसिकता दोहरी है। एक और प्रशंसा तो दूसरी ओर तिरस्कार और निंदा। तिरस्कार और निंदा में कई जगह विद्यापति ने कहा है कि विधि ने उचित ही स्त्रियों को वामा अर्थात विपरीत कार्य करने वाली कहा है। स्त्रियों का हृदय पाषाण जैसा होता है। और भी कई बातें जो विद्यापति के यहाँ यह दर्शाता है कि एक और प्रशंसा है तो दूसरी ओर तिरस्कार और निंदा भी है। और इस मामले में विद्यापति 100% परंपरा पोषक है। ऋग्वेद से स्त्रियों को लेकर जो परंपरा चली आ रही है हमारी संस्कृति में, उसी परंपरा के पोषक विद्यापति भी हैं। उनके पदों को पढ़कर विद्यापति की पदावली में जो स्त्रियों को लेकर पद कहे गए हैं उसे पढ़कर ये साफ हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन विद्यापति इस कारण नहीं जाने जाते हैं और विद्यापति इस कारण आज प्रासंगिक भी नहीं है। प्रासंगिकता का एक आयाम ये हो सकता था कि जैसे पद उन्होंने रति क्रियाओं के, यौन क्रिया के जैसे पद उन्होंने लिखे हैं, वैसा ही आनंद, वैसा ही रस उत्पन्न करने वाले पद, तो आज पाठकों को उन पदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा है। जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। इस कारण विद्यापति के पदों को आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस कारण विद्यापति ने इन पदों को रचा और जिस कारण वो पद बहुत ही लोकप्रिय हुए। तो कारण क्या है विद्यापति की प्रासंगिकता का? क्यों पढ़ा जाए विद्यापति की राधा को आज? विद्यापति ने अपनी पदावली 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी। उस समय विद्यापति ने एक ऐसी राधा का सृजन किया जो स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जिस स्व के प्रति अद्भुत सजगता जिस राधा में देखने को मिलती है। इसलिए विद्यापति की राधा प्रासंगिक है, इसलिए विद्यापति को आज भी पढ़ा जाना चाहिए। विद्यापति की राधा खुलेआम कहती है, अपने अपन करब ओ धान, मैं अपने आप अपने समस्याओं का समाधान करूंगी।
विद्यापति की राधा खुलेआम कृष्ण से कहती हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, 12 बरस द्वादश तुमने दूसरी जगह का पानी पिया है, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। ये सारी बातें विद्यापति की राधा में एक ऐसी राधा के दर्शन होते हैं जो स्वमानिनी है, जो स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। और भारतीय स्त्री विमर्श को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक विद्यापति द्वारा रचित राधा को न समझा जाए। विद्यापति द्वारा रचित, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए कि हमारे साहित्य में पुरुष रचनाकारों ने ऐसी नायिकाओं का सृजन किया है, ऐसी नायिकाओं की रचना की है प्रारंभ से ही, जो स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में ऐसी कई नायिकाएं दिखती हैं। विद्यापति की राधा है, उससे पहले पृथ्वीराज रासो की संयोगिता है, जिसमें अद्भुत व्यक्ति स्वतंत्र है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेती है। बिसलदेव रास की राजमती है। क्या इन चरित्रों को, और ये तीनों रचनाएं पुरुषों द्वारा रचित है, अर्थात पुरुष साहित्यकारों ने अपनी कल्पना में एक ऐसी नायिका का सृजन किया है जो स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेती है प्रारंभ से ही। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बार बार अपनी कक्षाओं में और अपने लेखन में भी कहती हूँ कि भारतीय स्त्री विमर्श को पश्चिमी स्त्री विमर्श के चश्मे से न देखा जाए, क्योंकि अगर वैसा करते हैं तो कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। भारतीय स्त्री विमर्श की अपनी विशिष्टताएं हैं। यहाँ पुरुषों के लिए सारी लड़ाई एक आंदोलन के रूप में पुरुषों ने लड़ना शुरू किया नवजागरण के समय, जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं है। पश्चिम में मात्र 2 पुरुष सामने आते हैं स्त्रियों के पक्ष में, जॉन स्टुअर्ट मिल और विलियम थॉमस। इसलिए भारतीय स्त्री विमर्श को समझने के लिए इन स्त्री चरित्रों को समझना अत्यंत आवश्यक है, और इसके साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि इन स्त्री चरित्रों की रचना पुरुषों ने की है, पुरुष साहित्यकारों ने की है। इसलिए विद्यापति आज प्रासंगिक है, इसलिए विद्यापति की राधा आज प्रासंगिक है। जब हम विद्यापति की राधा की बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न और सामने आता है कि राधा तो प्रेम की प्रतीक है, और प्रेम में स्वतंत्रता तो होती ही है, तो फिर ऐसी कौन सी अलहदा बात है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं कि राधा स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। तो राधा का जो चरित्र विद्यापति के यहाँ है, और राधा का जो चरित्र अन्य रचनाकारों के यहाँ है, अन्य कवियों के यहाँ है, उससे देखकर थोड़ा ये समझ में आ सकता है हमें कि विद्यापति की राधा क्यों विशिष्ट है। जयदेव की राधा को ले सकते हैं। जयदेव की राधा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रत है, डूबी हुई है, लेकिन फिर भी वहां मानिनी राधा का चित्रण है। राधा मान करती हैं अपने प्रेम को लेकर, लेकिन उनका मान बहुत देर तक टिका नहीं रहता है। ब्रजबालाओं के साथ कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती हैं कि मुझे कृष्ण के पास ले चलो। चंडीदास की राधा है। चंडीदास की राधा तो कृष्ण से अलग उनका अपना कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, इतनी कातर है, इतनी विरहणी के रूप में चंडीदास ने राधा को चित्रित किया है। विद्यापति के परवर्ती सूरदास की राधा निश्चित रूप से प्रारंभ में उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व सामने आता है, जहां प्रारंभ में ही कृष्ण और राधा का जब मिलन होता है और कृष्ण राधा से कहते हैं बुझत श्याम कौन तू गोरी, तो वो राधा कहती है उत्तर में कि हाँ हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम नंद के बेटे हो जो दही माखन चुराते हो। और फिर गाय दूहते समय अन्यत्र भी राधा का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व कृष्ण से इतर सामने आता है। लेकिन जैसे जैसे राधा और कृष्ण युवावस्था को प्राप्त होते हैं
और जैसे जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में रमने लगती हैं, रत होने लगती हैं, वैसे वैसे उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व कृष्ण के व्यक्तित्व में तिरोहित होने लगता है सूरदास के यहाँ। लेकिन विद्यापति के यहाँ ऐसा नहीं है। विद्यापति की राधा प्रारंभ से लेकर अंत तक एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उनका अपना है। चाहे वो कृष्ण के प्रेम में रत हैं, लेकिन इसके बावजूद कृष्ण से अलग उनका एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो हर दूसरे तीसरे पद में विद्यापति की पदावली में दिखाई देता है। इसीलिए विद्यापति की राधा को आज पढ़ने की जरूरत है, यह जानने के लिए कि हमारे वाङ्मय में प्रारंभ से ही ऐसी नायिकाओं का सृजन किया गया है, और इन नायिकाओं का सृजन पुरुषों ने किया है, जो स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जिसमें व्यक्ति स्वातंत्र कूट कूट कर भरा हुआ है। तो और मैं बार बार कहती हूँ कि राधा संयोगिता और राजमती को आधुनिक हिंदी स्त्री विमर्श की, आधुनिक भारतीय स्त्री विमर्श की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय स्त्री विमर्श को समझने के लिए इन चरित्रों को समझना होगा। इन चरित्रों से गुजरे बिना हम भारतीय स्त्री विमर्श को नहीं समझ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा रुककर आप लोगों ने जो मैसेज किया है उसे पढ़ती हूँ और प्रश्नों को लेती हूँ। और प्रश्नों को पता प्रश्न तो यहाँ है ही नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं है, बस आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एक है, सत्यम भारती ने एक बात कही है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। मैम इस पर कुछ बात करें तो अच्छा होगा। तो विद्यापति जातीय कवि किस रूप में है, इस पर बात करते हैं। एक दो प्रश्न और ले मैं नोट कर लेती हूँ। एक और प्रश्न है, क्या विद्यापति के किसी अन्य ग्रंथ में भी स्त्री स्वातंत्र्य की चर्चा है? अंकित वीडियो में कुछ लिखा है, मैं पढ़कर फिर बात शुरू करती हूँ। जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल, क्या यह मानसिक पक्ष है?
सत्यम भारती ने एक प्रश्न किया है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, तो इस पर कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले तो जातीय शब्द का अर्थ क्या है? जातीय शब्द, जाति शब्द राष्ट्र के लिए भी उपयोग होता है, देश के लिए भी होता है, समूह के लिए भी होता है। तो इस रूप में बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। देश और राष्ट्र और समूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है यहाँ देखने की जातीय कवि के रूप में कि विद्यापति शैव थे। अपनी रचनाओं में, अपने जीवन में शैव थे, लेकिन उन्होंने विद्यापति ने अपनी पदावली में नायक और नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को चुना है, जो वैष्णव प्रतीक है। तो इसलिए एक जातीय कवि के रूप में इन्हें देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और पूरी की पूरी जो मिथिला की संस्कृति है, मिथिलांचल की पूरी संस्कृति, क्षेत्र की संस्कृति विद्यापति की पदावली में अंतर्निहित है। इस पर शोध हो सकता है या हुआ होगा कि विद्यापति की पदावली में मिथिलांचल की संस्कृति किस तरह से अभिव्यक्त हुई है। मिथिलांचल की संस्कृति विद्यापति के पदों में, जिसे थोड़ी सी भी मैथिली आती हो, उन पदों को पढ़ सकता है और देख सकता है कि किस तरह से उसकी संस्कृति हर चौथे पांचवें पद में, हर पद में लगभग वहां पर उपस्थित है। तो इसलिए बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका उनके जो काव्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, उसके आधार पर, उनकी समग्र रचनाओं के आधार पर उन्हें जातीय कवि कहा गया है। अंकित दुबे ने एक प्रश्न किया है कि जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल, क्या यहाँ मानसिक पक्ष गायब है? कहा जा सकता है कि यहाँ पर मानसिक पक्ष है, या लेकिन आप पूरा पद पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें रूप सौंदर्य का वर्णन है, इसमें रूप का वर्णन है, इसमें प्रेम का जो मानसिक पक्ष है, एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकृत करना, ये प्रेम का, पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रेम का मानसिक पक्ष होता क्या है। सिर्फ अपनी प्रेमिका का या अपने प्रेमी का चिंतन और मनन प्रेम का मानसिक पक्ष नहीं होता। वह तो एक इच्छा है मिलने की, एक उद्विग्नता है, एक व्यग्रता है मिलने की। प्रेम का मानसिक पक्ष इससे थोड़ा अलग है। मानसिक पक्ष में पूरी तरह से अपने प्रेमी या प्रेमिका की स्वीकृति होती है। वैसी स्वीकृति की बात यहाँ की जा रही है, और वैसी स्वीकृति का अभाव दिखाई देता है विद्यापति की पदावली में, जहाँ दूती राधा को समझाती है, कई पदों में समझाती है कि कृष्ण ने तुमसे आग्रह किया है, आने के लिए कहा है, और तुम मान कर रही हो, ये तुम्हारा मान उचित नहीं है। और तुम अपने जिस यौवन का, एक बात शारीरिक सौंदर्य के संदर्भ में छूट गया था, जिसे मुझे लग रहा था कि कोई प्रश्न अगर आए तो उस बहाने से मैं उसकी बात करूं। दूती कहती है कि जिस शारीरिक सौंदर्य पर तुम्हें अभी अभिमान है,
स्तनों पर तुम्हें अभी अभिमान है, वो यौवन ढल जाने पर वन तुलसी के फूल के समान हो जाएंगे। यौवन ढल जाने पर तुम्हारा मूल्य ग्वालिन के मट्ठे जैसा रह जाएगा, जब तुम्हारा रूप यौवन ढल जाएगा। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि नायक और नायिका के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच जिस तरह की बेशर्त स्वीकृति होनी चाहिए, उसका अभाव दिखाई देता है। उसकी बात, मानसिक पक्ष की बात यहाँ पर की गई है और उसकी तरफ मेरा इशारा था कि प्रेम के जो शारीरिक और मानसिक पक्ष होते हैं, उन पक्षों को अगर हम समझें तो इस प्रश्न को समझा जा सकता है या जाना जा सकता है। बिल्कुल सही। सत्यम भारती ने कहा कि पंखा बंद कर दे, शोर हो रहा है तो मुझे गर्मी लगने लगेगी, इसलिए मैंने पंखा चला रखा है। हाँ, कि मानसिक प्रेम का सुंदर वर्णन घनानंद के यहाँ मिलता है। बिल्कुल सही है, वहाँ मानसिक पक्ष ही है प्रेम का। और इस पर मैंने मेरा एक आर्टिकल और मेरी किताब में भी है कि पुरुष वियोग के प्रथम हिंदी कवि घनानंद, जिसमें उनके प्रेम का चित्रण, किस तरह से प्रेम, पुरुष भी स्त्री के प्रेम में वियोग करता है, उस मानसिक वियोग का बहुत सुंदर चित्रण घनानंद के यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इशारा किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसका उल्लेख किया है। तो अब और कोई प्रश्न तो है नहीं, मुझसे कहा गया था। एक प्रश्न रेखा का है, जिसमें रेखा जोशी का है, जिसमें उसने कहा है कि अलावा स्त्री स्वातंत्र, विद्यापति की राधा में स्त्री स्वातंत्र देखने के अलावा राधा का जो श्रृंगार वर्णन किया गया है, उसे आज किस तरह से देखा जा सकता है। हर नायिका अपनी नायक के नजरों में विश्व सुंदरी होती है। तो कृष्ण की नजरों में राधा का जो सौंदर्य है, और किसी भी नायिका का सौंदर्य कहा जा सकता है, वो अनुपम तो होगा ही, अद्भुत तो होगा ही। तो उस दृष्टि से देख सकते हैं, नायक और नायिका के सौंदर्य की दृष्टि से उसे देखा जा सकता है। और उस सौंदर्य का साहित्यिक दृष्टि से, काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। उस महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन बात इस बात की है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ा अभी पहले कर रही थी, कि दूती के द्वारा जिस स्तनों पर इतने शब्द, इतने पद विद्यापति ने लिखे हैं, जिस सौंदर्य पर इतने पद लिखे हैं, जब वे राधा मना करती हैं जाने से, उन्हीं स्तनों को लेकर ऐसे पद कहे गए हैं कि जब ये ढल जाएंगे, सूख जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। अर्थात उस
शारीरिक सौंदर्य की महत्ता उपयोगिता तभी तक है जब तक नायक उसे चाहता है या जब तक वह नायक के लिए सुलभ है। अगर नायक के लिए सुलभ नहीं है तो उसकी कोई महत्ता नहीं। इस तरफ ध्यान जाता है और इस तरफ लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक स्त्री अगर सुंदर है तो नायक के लिए वो सुलभ हो या ना हो, उसकी सुंदरता वैसी ही रहे। सुंदरता नायक के सापेक्ष यह बात खटकती है। प्रश्न है, ध्रुव का प्रश्न है, मैं अभी देख रही थी। ध्रुव का प्रश्न है, स्त्री आराधा स्वातंत्र संबंधी परिवेश विद्यापति कालीन समाज में कहीं मिलता है क्या मैम, या इसे उनकी कल्पना मात्र समझा जाए? इस परिवेश पर आदिकालीन स्त्रियों का सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है और मैंने पाया है कि अधिकांश स्त्रियां उस समय वैसी नहीं थी जैसा साहित्य में राधा का, विद्यापति के यहाँ राधा या पृथ्वीराज रासो की सहयोगिता या बिसलदेव रास की राजमती है। अधिकांश स्त्रियां वैसी नहीं हैं। अधिकांश स्त्रियों का जीवन वैसा नहीं है जैसी परकीया राधा का चित्रण विद्यापति ने किया है। वैसी परकीया नायिकाएं, परकीया स्त्रियां आज के समाज में भी मुश्किल से मिलेंगी। तो फिर उस समय की कल्पना ही क्या की जा सकती है या उस समय की बात ही क्या की जा सकती है। लेकिन इतना अवश्य है कि वर्ग पर ध्यान देना होगा। राधा जिस वर्ग की है या संयोगिता जिस वर्ग की है या राजमती जिस वर्ग की है, उस वर्ग की स्त्रियों की स्थिति अन्य वर्ग की स्त्रियों से बिल्कुल अलग थी। संयोगिता को पूरा अवसर था कि वह पृथ्वीराज के साथ जा सके। रानी है वह, राजकुमारी है वह, राजमती राजकुमारी है। राधा एक ऐसी नायिका है, मिथकीय आभा मंडल से युक्त नायिका है राधा। और राधा का वर्णन विद्यापति ने दरबार में किया है और राजाओं के लिए किया है, राजाओं के मनोरंजन और आनंद के लिए किया है। इसलिए उस राधा में व्यक्ति स्वातंत्र के तमाम लक्षण, तमाम चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन वैसी ही राधा जैसी स्त्रियां समाज में भी हैं, ऐसा मैंने इतिहास की किताबों को खंगाला, समाज शास्त्र की किताबों को खंगाला और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने पाया कि वैसा नहीं है। जैसा साहित्य में कुछ स्त्रियां चित्रित हैं, नायिकाएं, वैसा समाज में नहीं है। आप चाहे तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। आदिकालीन हिंदी
के समाज में स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यह प्रोजेक्ट का टाइटल है। उस टाइटल में इधर मैं भूल रही होंगी तो, लेकिन यही है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, इस पर मैंने चर्चा की है। लेकिन सौरभ सिंह का प्रश्न है कि मैम, क्या साहित्य की परंपरा के बाहर विद्यापति का कोई ऐसा मूल्य है जिसे आज के वर्तमान संदर्भ में समझा जाना जरूरी है? निश्चित रूप से विद्यापति शैव हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव प्रतीकों को, कृष्ण और राधा पर उन्होंने काव्य रचना की। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, कई रचनाएं उन्होंने संस्कृत में लिखी हैं। इसके बावजूद उन्होंने मैथिली जनभाषा को अपनी काव्य रचना, उसमें पदावली की रचना की। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से विद्यापति को वर्तमान संदर्भों से जोड़ती हैं, उनके महत्व को जोड़ती हैं। और कुलदीप ने एक जगह लिखा है कि शिव का ऐसा शिव से संबंधित एक ऐसा पद है विद्यापति के यहाँ, जहाँ विद्यापति शिव जिसे अर्चना करते हैं, कहते हैं कि आप अपने त्रिशूल को हल बना लीजिए। निश्चित रूप से परंपरा और वर्तमान संदर्भ, कोई भी महान कवि इन दोनों को छोड़कर अगर रचना करता है, परंपरा और वर्तमान संदर्भ, तो उसकी रचना महान हो ही नहीं सकती है। रचनाएं महान तभी बनती हैं जब वो अपनी परंपरा से रस लेती हैं, परंपरा से अपने को सिंचित करती हैं और वर्तमान संदर्भों में उसका उल्लेख करती हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी ने अपनी किताब सूरदास भक्ति काव्य और सूरदास ने इसका उल्लेख, उसकी भूमिका में विस्तार से इसका उल्लेख किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि रचनाओं के महान बनने में परंपरा और वर्तमान संदर्भ दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वर्तमान है खेती, किसान, उपज, और शैव परंपरा के विद्यापति हैं, तो इन दोनों को जोड़कर आप देख सकते हैं। रेखा ने एक प्रश्न किया है कि विद्यापति जिस प्रकार ड्यूटी के को माध्यम बनाकर राधा के शारीरिक सौंदर्य को इतना महत्व दिया गया है और उसके ढल जाने पर उसे नगण्य समझने की बात कही गई है, क्या उसे आज के पूंजीवादी दौर में स्त्री के शारीरिक सौंदर्य को ही महत्व दिया जाता है? उससे जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, आज के पूंजीवादी दौर में स्त्री के शरीर को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, अगर किसी भी आप एक विज्ञापन आप लोग देखते होंगे, अगर टीवी के कार्यक्रम देखते हैं, तो कार का विज्ञापन हो तो स्त्री सामने आती है, पेन का विज्ञापन हो तो स्त्री सामने आती है। ऐसा लगता है कि स्त्री के बिना विज्ञापन पूरा ही नहीं हो पाता है। क्यों?
इसका कारण स्त्री शरीर है, लेकिन स्त्री शरीर के मूल में क्या है, क्यों स्त्री शरीर दिखाते हैं? इसलिए कि आज भी 94 to 95% जो खरीदार है, जो पैसा खर्च करने वाला है, वह पुरुष है। और पुरुष उन विज्ञापनों को देखे और देखकर प्रभावित हो, इसलिए स्त्री को परोसा जाता है और स्त्री को उस विज्ञापन में शामिल किया जाता है, क्योंकि पुरुष खरीदार है। जिस दिन महिला खरीदार होगी, उसकी तादाद बढ़ेगी, उस दिन शायद महिला को उस रूप में दिखाने की जरूरत न पड़े जिस रूप में आज दिखाया जाता है। इससे जुड़ा हुआ लेकिन पूंजीवाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दौर में अपने शरीर पर स्त्री का अधिकार है, वह जैसा चाहे वैसा उसका प्रयोग कर सकती है। विज्ञापन में स्त्रियां शामिल होती हैं और उनके शारीरिक सौंदर्य को दिखाया जाता है, तो उनकी स्वेच्छा से दिखाया जाता है। वो स्वेच्छा या इच्छा के पीछे कई बातें हो सकती हैं, मजबूरी हो सकता है, आर्थिक तंगी हो सकती है, या ज्यादातर मामलों में होती भी है, लेकिन उनकी स्वेच्छा होती है वहां पर। इन तमाम चीजों को, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, इन तमाम चीजों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो पूंजीवादी शरीर में स्त्री शरीर के महत्व या स्त्री शरीर पर थोड़ा सा समझ सकती हैं, देख सकती हैं।